बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 जो है थोड़ा सा समझने वाला लेक्चर है। इसमें रट्टा कम लगेगा और समझने वाली बात ज़्यादा होगी। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 4 जिसका टाइटल बनता है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। हम लोग ग्रुप 2 को स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो ग्रुप 2 जो है, जो कि कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ग्रुप 2। ये देखें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में आती हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और फिर ये बेरियम। इन ग्रुप के कार्बोनेट्स और इन ग्रुप के नाइट्रेट्स की थर्मल डीकम्पोजिशन को स्टडी करना है आज के लेसन में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होती है। इसीलिए हमारी बुक वाले ने भी और मैंने भी आपके सामने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है थर्मल डीकम्पोजिशन की। बच्चे कहते हैं कि इसमें से टॉपिक में बता दिया करें कौन से शॉर्ट आएंगे कौन से लॉन्ग आएंगे। तो प्यारे बेटे, ये जो चैप्टर है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम है। तो जो चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम होता है उसको आपने मुकम्मल तैयार करना होता है, कोई चीज़ भी आपने उसमें से नहीं छोड़नी होती। तो इसीलिए फ़िलहाल इसको आप स्टडी करें। मैं इस चैप्टर के एंड में बता दूंगा कि कौन से शॉर्ट में आएंगे कौन से लॉन्ग में आएंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं? देखें आपके सामने लिखा हुआ है कि थर्मल डीकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, एक सिंगल कंपाउंड टूटेगा इनटू दो या दो से ज्यादा सिंपलर सादा सब्सटेंसेस में जब हम उसे हीट करेंगे। एक कंपाउंड को जब हम हीट करेंगे तो वो टूट के दो या दो से ज़्यादा सादा सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएगा हीट करने के बाद। हीट करने पर इस प्रोसेस को नाम देंगे थर्मल डीकम्पोजिशन का। और आगे वो लिखता है कि दिस प्रोसेस जो होता है यूजुअली आमतौर पर रिक्वायर, इसे ज़रूरत होती है एनर्जी की। ज़ाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो आप एनर्जी दे रहे हैं ना उसे। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये हीट दी जाती है। क्यों हीट दी जाती है? टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स विद इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड में मौजूद केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हम हीट दे रहे होते हैं। हीट देंगे तो केमिकल कंपाउंड के बॉन्ड टूटेंगे, तो वो केमिकल कंपाउंड जो है किसी सिंपल दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में या सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। ठीक हो गया? यस सर। कभी पेपर में आएगा कि थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होती है, तो ये दोनों जो है आपने बातें लिखनी है। ऊपर डेफिनेशन है, नीचे एनर्जी वाली बात हो रही है। उसके बाद हमने इस टाइटल में देखा कि कार्बोनेट और नाइट्रेट की थर्मल डीकम्पोजिशन को स्टडी करना है। तो पहले हम कार्बोनेट की थर्मल डीकम्पोजिशन को स्टडी कर लेते हैं, फिर नाइट्रेट्स की, ठीक है। तो मैंने हेडिंग बनाई है कि थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर CO3-2 आयन होगा उन्हें आप कार्बोनेट्स कहोगे। ये कार्बोनेट आयन है। जब ये वाले मेटल्स इस कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उन्हें आप कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 कहेंगे। तो उनकी थर्मल डीकम्पोजिशन को चेक करना है। तो देखें मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, ज़रा बना के ना देख लें। बेरिलियम का कार्बोनेट कैसा होगा? BeCO3, मैग्नीशियम का MgCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। आपको पता है CO3 पे -2 का चार्ज है और तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर +2 का चार्ज है। तो ये आपस में बैलेंस हो गए। ये सारे कार्बोनेट्स हैं किसके? ग्रुप 2 एलिमेंट्स के। तो कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स डीकम्पोज, टूट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे अपॉन हीटिंग। जब हम इनको हीट करेंगे टू फॉर्म, तो ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक तो ये बनाएंगे मेटल के ऑक्साइड्स जिन्हें हम जनरली MO से जाहिर करेंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाएंगे। आइए जनरल इक्वेशन देखते हैं
जनरल इक्वेशन। मैं आपके सामने एक जनरल कार्बोनेट की इक्वेशन लिख रहा हूँ। जनरल इक्वेशन, जनरल का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा कोई भी मेटल कैटाइन और साथ में होगा CO3 यानी उसका कार्बोनेट। तो जब हम इसको हीट करेंगे, केमिस्ट्री में ये वाला साइन हीट का साइन होता है, जब हम इस जनरल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो एक तो ऑक्साइड बनेगा यानी MO बनेगा और एक इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसको ज़रा समझ लीजिए, MCO3 है ना, CO3 में से CO2 निकाल दें तो एक O बचेगा जो कि M के साथ ही रहेगा। दिस इज मेटल ऑक्साइड एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह है जनरल इक्वेशन। थर्मल डीकम्पोजिशन हो रही है मेटल के कार्बोनेट की और वो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। सर ये तो जनरल इक्वेशन है, आप हमें एग्जाम्पल दीजिए। मेरी जान ज़रूर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पहले ना मैं आपको मैग्नीशियम की एग्जाम्पल देता हूँ। मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड में चेंज होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाएगी। अरे नहीं सर नहीं, एक एग्जाम्पल और भी खड़का दो। ठीक है, बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट को देख रहा हूँ, इसको जब मैं हीट करूँगा तो ये टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा जिसे लाइम कहते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाएगी। तो दीज रिएक्शंस आर द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल के। ओके हो गया? यस सर। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई थर्मल डीकम्पोजिशन। अब मैंने एक टाइटल लिखा हुआ है, आप उसको देखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। ये जो कार्बोनेट्स होते हैं ये वाले, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होगी डीकम्पोज होने के लिए, और जो थोड़ा स्टेबल होगा उसको थोड़ी हीट चाहिए होगी डीकम्पोज होने के लिए। तो ये बातें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। अच्छा, मज़ेदार बात बताऊं मैं आपको, अगर आप ये टॉपिक टेक्स्ट बुक से तैयार न करें और मेरे वाले ये नोट्स लिख दें जैसे मैंने लिखे हुए हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना? एक डायग्राम है छोटी सी, वो आप बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, ना बनाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो मैंने क्या कहा, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी यानी हीट देने पर वो कितना स्टेबल है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब ये कार्बोनेट्स है ना, तो ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल है, उससे ज़्यादा स्टेबल मैग्नीशियम कार्बोनेट, उससे ज़्यादा स्टेबल कैल्शियम कार्बोनेट, उससे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रोंशियम और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? बेरियम कार्बोनेट। यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं कि बेरिलियम कार्बोनेट डीकम्पोज एट अ लोअर टेम्परेचर, क्योंकि ऊपर ऊपर है बेरिलियम कार्बोनेट और ये स्टेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा टेम्परेचर देने पर ये डीकम्पोज हो जाएगा। देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट के मुकाबले में ये ऊपर वाला जल्दी डीकम्पोज होगा, विच डीकम्पोज एट अ लोअर टेम्परेचर। अब बात आ रही है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले में जल्दी डीकम्पोज होगा। दोबारा सुन लें, सबसे आसानी से बेरिलियम कार्बोनेट डीकम्पोज होगा, उससे मुश्किल से मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, उससे मुश्किल से कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कैल्शियम कार्बोनेट मुश्किल से डीकम्पोज होगा और इसके मुकाबले में मैग्नीशियम कार्बोनेट बड़ी आसानी से डीकम्पोज होगा। यही बात हमने लिखी हुई है। अगली बात, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ज़रा बना के दिखाओ। जी बिल्कुल, आपके सामने देखें बना रहा हूँ। सबसे पहले होता है बेरिलियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि सबसे कम सबसे जो है वो कम स्टेबल है। इससे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। इससे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। इससे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? बेरियम कार्बोनेट। ये इनका आपने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख लिया। अगली बात, बेरियम कार्बोनेट रिक्वायर्स द हाईएस्ट टेम्परेचर टू डीकम्पोज। वही बात जो मैंने आपको की है कि बेरियम कार्बोनेट को डीकम्पोज होने के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। ओके हो गया? यस सर, ये तो ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं कि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रीज़न क्या है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस ट्रेंड? ये ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी का बढ़ना, आखिर इसकी वजह क्या है? अब आपने इसको समझना है, ठीक है। एक टर्म है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लफ्ज़ है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग, यहाँ पे लिखता हूँ, पोलराइजिंग
राइजिंग पावर, ये जो पोलराइजिंग पावर है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी जो होती है ना, चार्ज डेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। पोलराइजिंग पावर किसे कहते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखें, आपके पास ना दो आयन हैं, एक फर्ज करो ये बेरिलियम का आयन है Be, जिस पर +2 का चार्ज है, और इधर है कार्बोनेट। कार्बोनेट को खोल के लिखूं? यस सर, CO3-2 है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड माइनस का चार्ज, और ये सिंगल बॉन्ड माइनस का चार्ज। जब कभी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो माइनस का चार्ज होता है उसके ऊपर, यानी जब कभी ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड कम बनाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये वाले ऑक्सीजन ने ना पूरे 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो -1, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो -1, -1 को 1 को ऐड करो, ओवरऑल क्या चार्ज बनता है? -2। इसलिए कार्बोनेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -2 का चार्ज होता है। और ये कार्बोनेट हो गया, इसके ऊपर ओवरऑल -2 का चार्ज है, और ये जो है ना बेरिलियम है, इसके ऊपर +2 का चार्ज है। अब हम आपको बात बताता हूँ, ये जो पॉजिटिव आयन होता है ना, कैट आयन, इसके पास एक पावर होती है जिसे आप बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब ये है कि ये जो बेरिलियम +2 का कैट आयन है, ये अपने साथ मौजूद इस एन आयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में बिगाड़ पैदा कर देता है। मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है, अरेंजमेंट है, उसे बदल देता है। तो कैट आयन का एन आयन के इलेक्ट्रॉन की तब्दील को बिगाड़ना क्या कहलाता है? पोलराइजिंग पावर कहलाता है। या आसान कर देता हूं कि वो पावर, वो एबिलिटी जिसकी वजह से कोई कैट आयन किसी एन आयन के इलेक्ट्रॉनिक तरतीब को, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बिगाड़ दे, डिस्टर्ब कर दे, उसकी पावर को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। ठीक हो गया? यस सर। अब जरा आगे चलिएगा, देखें वो लिखता है कि स्मॉलर, छोटा, एंड हाईली चार्ज्ड कैटाइन जैसे कि बेरिलियम +2 हैव ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। ये फिक्रा जिसको समझ आ गया ना, उसे ये सारा टॉपिक समझ आ गया। कहता क्या है कि छोटा साइज हो और चार्ज ज्यादा हो तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है कैटाइन की। समझो मेरी बात को। देखो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में, तो चार्ज तो सब में सेम है, +2 +2 +2 +2, चार्ज तो सबका सेम है। यस सर, सबका सेम है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, सबका चार्ज सेम है। बेरिलियम का भी +2 है, बेरियम का भी +2 है। तो चार्ज को तो हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे साइज को, क्योंकि साइज चेंज है। बेरिलियम का साइज सबसे कम है, ऊपर से नीचे आते हैं साइज में इजाफा होता है। बेरियम का साइज सबसे ज्यादा है। अब समझना, जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी। साइज और चार्ज डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब चार्ज डेंसिटी और पोलराइजिंग पावर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो पोलराइजिंग पावर भी कम होगी। किसकी? बेरियम की। मगर मैं चल रहा हूं बेरिलियम पे। बेरिलियम जो है इसका साइज सबसे छोटा है, सबसे छोटा साइज है, वेरी स्मॉल साइज है। ऊपर वाले का साइज स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस पूरी सीरीज में, इस पूरे जो ग्रुप है, इसमें बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि साइज सबसे छोटा है इसीलिए। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा है। अब समझना, स्मॉलर एंड हाईली चार्ज्ड कैटाइन, यानी बेरिलियम जो है इसका साइज सबसे स्मॉलर है और चार्ज इस पे हाई है, हैव ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो क्या करेगा ये? सुनिएगा, दे यानी बेरिलियम वगैरह, दे डिस्टॉर्ट, ये बिगाड़ देंगे, खराब कर देंगे, द लार्ज कार्बोनेट आयन, CO3 आयन को, इस बड़े कार्बोनेट आयन को ये बिगाड़ देंगे, टू आ लार्ज एक्सटेंट, बड़ी हद तक, बहुत ज्यादा बिगाड़ देंगे। किसको बिगाड़ देंगे? कार्बोनेट आयन को बिगाड़ देंगे। और जब कार्बोनेट आयन बिगड़ेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों की तरतीब बिगड़ेगी, तो क्या होगा?
वीकनिंग कमज़ोर हो जाएंगे इसके बांड, इसी कार्बोनेट की आयन के बांड कमज़ोर हो जाएंगे, एंड मेकिंग इट ईजियर, और आसान हो जाएगा इसके लिए टू डीकम्पोज विद हीट। समझ आई या नहीं आई जी? देखें ना, बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, इस बड़े कार्बोनेट आयन में बिगाड़ पैदा कर देता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बिखेर देता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर कर देता है, जिसकी वजह से इसके ये बांड कमज़ोर हो जाते हैं। जब इसके बांड कमज़ोर होते हैं तो थोड़ी सी हीट हम इसको देते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और बेरिलियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है। इसी वजह से हमने कहा कि ऊपर वाला जो है ये लेस स्टेबल है, ये जल्दी डिकम्पोज होता है, और ये वाला जो है ये मोर स्टेबल है, ये देर से डिकम्पोज होता है। वजह आपको पता चल गई है, क्योंकि बेरियम की पोलराइजिंग पावर कम होगी तो ये कार्बोनेट आयन को ज़्यादा डिस्टॉल्ट उसमें बिगाड़ नहीं लाएगा, तो इसलिए ये जल्दी से टूटेगा नहीं। इसको जल्दी से तोड़ने के लिए बेरियम कार्बोनेट को बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। आपको समझ आ गई है मेरी बात की? आगे देखें, मैंने इसी बात को लिखा है कि एज द मेटल आयन गेट्स लार्जर डाउन द ग्रुप, जैसे ही आप ग्रुप में नीचे आते हैं तो मेटल आयन का साइज बढ़ता जाता है, इट्स पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेज, इनकी पोलराइजिंग पावर जो है वो घटती चली जाती है, एंड लीडिंग टू मोर स्टेबल कार्बोनेट, और कार्बोनेट मोर स्टेबल होते जाते हैं, एंड दैट रिक्वायर मोर हीट फॉर डिकम्पोजिशन, और इन्हें डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। समझ आ गई? यस सर। इधर आके हमारे कार्बोनेट्स खत्म हो गए। अब हम चलते हैं उस तरफ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? नाइट्रेट्स NO3, केमिस्ट्री में NO3-1 चार्ज वाले कैट एनाइन को नाइट्रेट्स कहा जाता है। तो NO3-1 के साथ जब जब मिलेंगे कौन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो उन्हें हम नाइट्रेट्स कहेंगे। सर क्या आप लिख सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपके सामने नाइट्रेट्स लिखता हूँ। मेरे पास है सबसे पहले बेरिलियम नाइट्रेट BeNO3(2). सर ये क्या चक्कर है, आपने बेरिलियम के साथ तो एक कार्बोनेट लगाया था, इधर दो नाइट्रेट क्यों लगाए हैं? वजह यही है कि बेरिलियम पे +2 का चार्ज है और एक नाइट्रेट पे -1 का चार्ज है, तो एक बेरिलियम को बैलेंस करने के लिए एक नाइट्रेट काफ़ी नहीं है, 2 नाइट्रेट आएंगे। सबके साथ ऐसा ही होगा। ओके, तो मेरे प्यारे बेटे ऊपर देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, हेडिंग है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स। देखें क्या लिखता हूं, नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स डीकम्पोज अपॉन हीटिंग। ग्रुप 2 एलिमेंट के नाइट्रेट भी हीट करने से डिकम्पोज हो जाते हैं एंड टू फॉर्म, और ये बनाते हैं 3 चीज़ें। कौन कौन सी 3 चीज़ें? एक ये बनाते हैं अ मेटल ऑक्साइड MO, और ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस का कलर ब्राउन होता है, याद रखेंगे MCQ के लिए, एंड ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। तो डिकम्पोज होके ये 3 चीज़ें बनाते हैं। इधर 2 बन रही थी, कहाँ गया ये देखो, उधर 3 बन रही हैं। ज़रा जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन में हम मेटल की जगह M लिखेंगे, MnO3(2). जब ये डिकम्पोज होगा तो 3 चीज़ें बनेगी, एक बनेगा MO यानी कि मेटल का ऑक्साइड, और एक बनेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में बनेगी ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस करने का शानदार आपको तरीका याद करवाऊं कि चूंकि दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, आप याद रख लें कि ये 2 मोल हमने लेना है, बस इसके साथ 2 लगाएं, आगे आप खुद ही बैलेंस कर लेंगे। 2 लगाया है तो M 2 हैं, तो इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। नाइट्रोजन को देखना ज़रा, N जो है ये 2 लगा हुआ है, ये वाला 2, N2 यानी 2 N है, तो ये वाला 2 इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो N कितने हो जाएंगे? 4, तो ये 1 N है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, और इस 2 को 3 दूनी 6 हैं, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 में से 2 ये हो गए, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आओ ज़रा एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम लगा देते हैं M की जगह पे, यानी कैल्शियम नाइट्रेट ले लेते हैं, CaNO3(2). टूटेगा, M की जगह कैल्शियम आ जाएगा, CaO, और साथ में इधर आ जाएगा NO2, और साथ में इधर आ जाएगा ऑक्सीजन। मेरे प्यारे बेटे बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 2 से करें, और इसे एज इट इज 4 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोजिशन। और हीट जाहिर करवानी है तो इधर आप ये लगा लें साइन, लगाना चाहें आपकी मर्जी, नहीं तो आप तीर के ऊपर हीट भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो उसे समझ है कि कौन सा टॉपिक ये बच्चा लिख रहा है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स।
नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। जैसे यहाँ पर हमने थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट के बारे में पढ़ा, उधर हम नाइट्रेट की थर्मल स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे। तो देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ, सिमिलर टू कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स की तरह द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप 2। जैसे ही आप ग्रुप 2 के नीचे आते जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सेम वही का वही ट्रेंड है जो कार्बोनेट में था, वही नाइट्रेट में है, वजह भी वही है। यानी कि बेरिलियम नाइट्रेट जो कि पहला होता है इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि बेरिलियम का चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये नाइट्रेट आयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को बिगाड़ देगा और नाइट्रेट आयन जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे और ये पूरे का पूरा कंपाउंड बिखर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इज लीस्ट स्टेबल है, थोड़ा स्टेबल है ये। एंड बेरियम नाइट्रेट इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि बेरियम नाइट्रेट एंड पे आएगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या बनता है आपको समझ आ गया है। मैं आपके सामने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखता हूँ। सबसे पहले है बेरिलियम का नाइट्रेट, ठीक है, इससे ज़्यादा स्टेबल है मैग्नीशियम MgNO3 का नाइट्रेट, और इससे ज़्यादा स्टेबल है कैल्शियम का नाइट्रेट, और इससे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इससे ज़्यादा स्टेबल है स्ट्रोंशियम का नाइट्रेट, ठीक है, NO3 और सबसे ज़्यादा स्टेबल है बेरियम का नाइट्रेट BaNO3 ओके हो गया जी सर, ओके हो गया। उसके बाद रीज़न फॉर ट्रेंड, रीज़न आपको आती है, मैं सिर्फ रीड करवा दूंगा। सेम वही रीज़न है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि द सेम पोलराइजिंग पावर आर्गूमेंट अप्लाइज हेयर, इधर भी वही पोलराइजिंग पावर वाली बात अप्लाई होगी। द स्मॉलर M+2 आइंस एट द टॉप ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप टॉप पर होते हैं जैसे कि बेरिलियम है और फिर मैग्नीशियम है, इनका साइज छोटा होता है, तो ये डिस्टॉर्ट द नाइट्रेट आइन मोर इफेक्टिवली, बड़ी आसानी से नाइट्रेट आइन को डिस्टॉर्ट करते हैं, एंड मेकिंग इट डीकम्पोज ईजियर, और इसे आसानी से डीकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। एट लोअर टेम्परेचर, थोड़े ही टेम्परेचर पर ये आसानी से डीकम्पोज हो जाते हैं ऊपर वाले नाइट्रेट्स, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद इस पूरे टॉपिक में यानी कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी और नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी के टॉपिक में इम्पॉर्टेंस क्या है, इस टॉपिक की अहमियत क्या है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग से पूछी जा सकती है, तो मैंने आपके सामने लिखी है, बुक से ही लिखी है। इम्पॉर्टेंस है बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर एट विच कार्बोनेट एंड नाइट्रेट डिकम्पोज केमिस्ट कैन, जो केमिस्ट होते हैं वो कार्बोनेट और नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन वाला टेम्परेचर देखकर, ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं? 3 बातें। पहली बात, आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड, यानी आपको कंपाउंड नहीं पता ये कौन सा है, कौन सा कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का है कि बेरियम का है, तो आप उनको डिकम्पोज करके उनका टेम्परेचर नोट करते हैं कि किस टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हुए हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि ये फलां अननोन जो है ये फलां कंपाउंड है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। दूसरी बात है कि कौन सा स्पेसिफिक एलिमेंट है, यानी जैसे कि ये आपके पास ये है मैग्नीशियम नाइट्रेट, आपको हमने दिया, आपको लैब में ले गए, हमने कहा बताओ ये कौन सा नाइट्रेट है, आपको क्या पता ये कौन सा नाइट्रेट है, आप उसको हीट करेंगे, उसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर नोट करेंगे, वो पहले से कॉपी में आपके पास लिखा होता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का टेम्परेचर जो है डीकम्पोजिशन वो ये है। तो जैसे ही आप तजुर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ़ौरन आपको पता चल जाता है अच्छा तो ये मैग्नीशियम का नाइट्रेट है या कार्बोनेट है। आखिरी बात, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन आयोनिक साइज, चार्ज डेंसिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। साइंटिस्ट या केमिस्ट क्या करते हैं, इस टॉपिक से आयोनिक साइज और चार्ज डेंसिटी और स्टेबिलिटी के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ाया है कि ये पोलराइजिंग पावर और चार्ज डेंसिटी का रिलेशनशिप है और ये साइज़ और चार्ज डेंसिटी का रिलेशनशिप है, सेम ऐसे ही। तो दिस वाज अबाउट टुडे टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका क्विक चेक भी समझाता हूँ। 5 क्विक चेक हैं 2 टॉपिक से जो हमने तीसरा और चौथा पढ़ा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर हमने ले लिया है, ओके। अब हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्विक चेक। देखें क्विक चेक 17.2 है, इसके ना 5 पोर्शन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला है ए, कहता है 2 फिजिकल डिफरेंस लिखें बिटवीन ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट। ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट के दरमियान 2 फिजिकल डिफरेंस लिखें। ये आपने टेबल से लिखने हैं। इस टॉपिक से पहले जो हमने कंपैरिजन पढ़ा था उस टेबल में कोई से 2 लिख लें, जैसे कि
आप एक वो लिख लें हार्डर, यानी कि अल्कली मेटल सॉफ्ट होती हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल हार्ड होती हैं, और दूसरा आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिख लें या डेंसिटी वाला लिख लें कि भाई अल्कली मेटल्स की जो डेंसिटीज़ हैं वो कम होती हैं और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी डेंसिटीज़ ज़्यादा होती हैं। बस यही दो लिख लें तो आंसर आपको किताब से ही लिखना होगा। उसके बाद दूसरा जो बी वाला है वो कहता है कि जनरल फार्मूला लिखें ग्रुप 1 ऑक्साइड्स का एंड ग्रुप 2 ऑक्साइड्स का। तो मेरे प्यारे बेटे ग्रुप 1 ऑक्साइड्स का जनरल फार्मूला होता है M2O, यानी इसकी जगह पे आ जाएगा Na2O, ठीक है, M2O। और ग्रुप 2 का होता है MO। बस दीज आर द जनरल फार्मूलाज, बस यही लिखने हैं आपने। तीसरा है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करें, इसको हीट करेंगे, इसमें से ऑक्साइड बनेगा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ये भी सॉलिड होता है। ये दिस इज द इक्वेशन, बस यही लिखनी थी। उसके बाद डी क्वेश्चन है कि आपके पास एक मैग्नीशियम का कार्बोनेट है और एक कैल्शियम का कार्बोनेट है, दोनों में से जो है वो आसानी से कौन डीकम्पोज होगा। तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर वाले जो होते हैं वो जल्दी डीकम्पोज होते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जल्दी डीकम्पोज होगा लो टेम्परेचर पे, और कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। वजह आपको मैंने बताई है, लिखी हुई भी है कि मैग्नीशियम का आयन का साइज़ छोटा होता है, इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो ये कार्बोनेट को जल्दी और आसानी से डिस्टॉर्ट करके इसको डीकम्पोज होने में आसानी पैदा करता है। तो मैंने लिखा हुआ भी है कि मैग्नीशियम आयन इज़ स्मॉलर एंड हाईली चार्ज्ड कैटाइन देन कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का साइज़ बड़ा होता है, ये मैग्नीशियम का छोटा होता है। सो मैग्नीशियम आयन हैव ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। इट डिस्टॉर्ट, बिगाड़ देता है द लार्ज कार्बोनेट आयन को टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा हद तक, एंड कमज़ोर कर देता है उसके बांड और आसान कर देता है उसको डीकम्पोज होने के लिए। आखिर में आप लिखेंगे हैंस मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ लेस थर्मली स्टेबल देन द कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आखिरी सवाल है ई वाला कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का थर्मल डीकम्पोजिशन वाला रिएक्शन लिखें और बेरियम नाइट्रेट का भी लिखें। ऊपर ये हमने जनरल लिखा था, इसी को देख के हम मैग्नीशियम का लिख लेते हैं। MgNO3 डीकम्पोज होगा हीटिंग करने पर और एक बनाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और साथ में बनेंगे NO2 और साथ में बनेगी ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से करें और इसको 4 से करें। ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बेरियम नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखते हैं BaNO3 ये हीट देने पर डीकम्पोज होगा और एक बनाएगा बेरियम का ऑक्साइड, और साथ में बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस और ऑक्सीजन। इसके साथ 4, इसके साथ 2, इसके साथ 2, हो गया क्लियर। अच्छा, एक बात और उसने पूछी है कि विच डीकम्पोज एट लोअर टेम्परेचर, इन दोनों में से जल्दी कौन डीकम्पोज होगा। ज़ाहिर है ऊपर वाला मैग्नीशियम का नाइट्रेट जल्दी डीकम्पोज होगा एज़ कम्पेयर टू बेरियम नाइट्रेट। वजह वही पुरानी लिखी हुई है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो जल्दी डीकम्पोज होगा, बिकॉज वजह मैग्नीशियम आयन इज़ स्मॉलर आयन, हैव हायर पोलराइजिंग पावर, it distort the nitrate ion and more effectively making it decomposition easier at lower temperature। तो ये आपने लिख देना है, मैंने टॉपिक से ही आपको आंसर जो है क्विक चेक के लिखवा दिए हैं। दिस वाज अबाउट टुडे आर्टिकल। इनके भी आप स्क्रीनशॉट बना के इन्हें सेव कर लीजिए सेव। जी सर कर रहे हैं, बस आप वीडियो एंड कर दीजिए। हमने आपसे टॉपिक सीख लिया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे बेटे, थैंक यू वेरी मच।